जय हिंद बच्चों, आप सबका फिर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर द लास्ट लेसन और ये चैप्टर जो है सो लिखा गया ऑथर अल्फोंस डोरे के द्वारा। और ग्रेजुअली जो है सो हम लोग ये पूरा कंप्लीट जो है सो हम लोग सिलेबस इसमें देखेंगे। जो क्लास 12th में जो दो मेजर बुक है, फर्स्ट आपका मेजर बुक है फ्लेमिंगो और दूसरा है विस्टाज। उसके बाद जो है सो रीडिंग स्किल्स है, उसके बाद राइटिंग स्किल्स है। तो ये जितना कंप्लीट चैप्टर है सारा हम लोग देखेंगे और ये लगभग 40 लेक्चर में जो है ये कंप्लीट होगा। तो देखिए हम लोग जो है सो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट लेसन। और ये फ्लेमिंगो बुक का है ये। और कितना मतलब एरेनी टाइप का आप ऐसे समझिए जो कि जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें जैसे कि 15-16 चैप्टर है तो लास्ट चैप्टर का कोई नाम होता है तो वो आप लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, सॉरी फर्स्ट जो है सो लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और ये फ्लेमिंगो बुक का सबसे पहला अध्याय। ठीक है, और इसमें हम लोग ग्रेजुअली इसी सीक्वेंस में सारा हम लोग पढ़ेंगे। लाइक फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन, उसके बाद फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन का प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फ्लेमिंगो का माय मदर एट 66 कविता देखेंगे। इसी सीक्वेंस में हम लोग लेक्चर 4, 5 फिर जाकर हम लोग सबसे पहले हम लोग फ्लेमिंगो कंप्लीट करेंगे। फ्लेमिंगो का जितना भी चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और फ्लेमिंगो के बाद जो है सो हम लोग विस्टाज पढ़ाएंगे। और विस्टाज में जो है सो हम लोग स्टार्ट करेंगे द थर्ड लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये 22nd लेक्चर होगा। उसके बाद द थर्ड लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर द टाइगर किंग, फिर जाकर हम लोग द टाइगर किंग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह ग्रेजुअली जो है सो हम लोग रीडिंग स्किल्स करेंगे, रीडिंग अनसीन प्लेसेस करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद राइटिंग स्किल्स करेंगे फर्दर। और ये कंप्लीट जो है सो आपका लेक्चर ओवरऑल क्लास 12 का जो जैक बोर्ड का सिलेबस है उसके अनुसार से आपका ये कंप्लीट 40 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट लेक्चर है और इसका नाम है द लास्ट लेसन। ये हमने आपको एरेनी बता ही दिया कि कितना मतलब एरेनी है। हम लोग का ये फर्स्ट लेक्चर है और हम लोग जो है सो पढ़ रहे हैं चैप्टर द लास्ट लेसन। इसमें हम लोग क्या सब देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे अबाउट द ऑथर, देखेंगे हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे। उसके बाद फर्दर जो है हम लोग इसमें समरी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए आप सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑथर के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको यदि बेसिक आइडिया हो जाएगा ऑथर का तो आपको सिचुएशन पता चल जाएगा जो कि कोई भी स्टोरी कब लिखा गया। आप खुद को यदि आप रियलाइज कीजिएगा उस सिचुएशन में जाकर, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्टोरी, जैसे आप ये समझिए जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ते हैं, गांधी को पढ़ते हैं आप, तो उस सिचुएशन में आप जाते हैं जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले 1917, फिर 1922, 1923, उस सिचुएशन में आप अपने आप को पाते हैं, उस सिचुएशन में देखते हैं, तब आपको रियलाइजेशन होता है कि क्या स्थिति रही होगी। तो थोड़ा सा हम लोग जो है उस समय के ऑथर के बारे में यदि हम लोग जान लेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी का सेटअप क्या है, किस सिचुएशन में जो है ये स्टोरी लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अल्फोंस डोडे के बारे में। ठीक है, जो कि ये द लास्ट लेसन के ऑथर है। इनका जन्म कब हुआ था? 1840 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1897 में। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो कौन थे? तो फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, मतलब फ्रांस के थे वो। फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी, छोटा स्टोरी वो लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर। कब हुआ था ये? 1817 से 1871, मतलब 1870 से 1871 के बीच हुआ था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। ठीक है, तो ये जो स्टोरी जो है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ये सेट है कब? जब ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? दो देश के बीच युद्ध हुआ था। एक फ्रेंको था और दूसरा प्रशियन था, जो कि आज जो हम लोग जिसको कि फ्रांस बोलते हैं, जो प्रशियन है आज जो है 3 कंट्री है, वो अलग अलग डिवाइडेड है। आज जैसे आप कंट्री का नाम सुनते हैं जर्मनी, फिर पोलैंड सुनते हैं जो कि ये यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा हुआ। अभी जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध हो रहा है, तो पोलैंड के बॉर्डर से सटा हुआ यूक्रेन, और ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो ये 3 देश मिलकर पहले रशिया जो है सो वो कहलाता था। तो 1870 से 71 के बीच वो जो 1 साल का जो दौरान था, उसी समय जो है सो ये स्टोरी लिखा गया अल्फोंस डोडे के द्वारा। और उस समय का जो सिचुएशन था वो वार का सिचुएशन था। 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा था। किसके किसके बीच युद्ध हो रहा था? तो फ्रेंको और प्रशियन के बीच जो है सो युद्ध हो रहा था।
इसमें विजय कौन हुआ? इसमें विजयी हुआ प्रशिया, जो कि वो किसके नेतृत्व में वो था? वो बिस्मार्क के नेतृत्व में जो है सो उसको लड़ा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ये जो प्रशिया जो देश है, पहले जो प्रशिया देश कहलाता था, अभी का जो देश है ऑलरेडी हमने आपको बताया ये 3 देशों से मिलकर बना हुआ था पहले, जो अभी कंट्री है, लाइक जर्मनी है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया। ये 3 देश मिलकर पहले जो है सो प्रशिया कहलाता था, और दोनों देशों के बीच 1870 से 71 के बीच युद्ध हुआ, इसमें कि प्रशिया क्या हुआ था? विजयी हुआ था। और किसके नेतृत्व में वो प्रशिया विजयी हुआ था? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया विजयी हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. तो इस स्टोरी में जो है सो क्या हुआ, जब दो देशों के बीच युद्ध हुआ, फ्रेंको और प्रशियन के बीच, तो फ्रेंच जो कंट्री था वो हार गया। जब वो हार गया, उसका जो 2 जिला था, उसका 2 जिला एक्वायर कर लिया गया। किसके द्वारा एक्वायर किया गया? इसका 2 जिला प्रशियन जो कंट्री था, प्रशिया जो कंट्री था, उसके द्वारा जो है सो एक्वायर कर लिया गया। पहला जिला था अल्सेस और दूसरा जिला था लोरेन। ये 2 जिला जो है सो एक्वायर कर लिया गया। तो उस सिचुएशन में जब ये 2 जिला एक्वायर किया गया, 2 जिला, तो उस सिचुएशन में जो है सो ये स्कूल का क्या हालात था, स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन लोगों का क्या हालात था उस पूरे जिला में। जैसे आप जैसे झारखंड में पढ़ते होंगे, बिहार में पढ़ते होंगे, उत्तर प्रदेश में, या फिर कोई एक दूसरा स्टेट है, उसमें प्रत्येक क्या होता है? जिला होता है अलग अलग। जैसे अलग अलग कोई जिला है तो उस जिला में स्वाभाविक बहुत सारे सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं। उसी तरीके से ये जो 2 जिला था अल्सेस और लोरेन, यहाँ पर बहुत सारे सरकारी स्कूल थे। तो उस स्कूल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा जब ये किसके अंदर चला गया? प्रशिया के अंदर चला गया। इसी को हम लोग जो है सो कंप्लीट स्टोरी के जरिए हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट इस स्टोरी में। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो फ्रेंच है और ये प्रोटैगनिस्ट है। जैसे आप कोई मूवीज देखते हैं या फिर कोई आप शो देखते हैं नेटफ्लिक्स पर, नेटफ्लिक्स आप कोई मूवीज वगैरह आप देखते हैं, कोई स्टोरी आप भी यदि पढ़ते हैं, तो प्रोटैगनिस्ट वो कहलाता है जो कि किसी भी स्टोरी का वो मेन कैरेक्टर होता है। हो सकता है कि मेन कैरेक्टर हीरोइन भी हो, हीरो भी हो सकता है, ठीक है, मतलब फीमेल भी हो सकता है और मेल भी, फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। तो प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो कि वो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है, और उसी मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द जो है सो वो स्टोरी क्या होता है? वो रिवॉल्व हो रहा होता है। तो जो फ्रेंच है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जिसको कि हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, वर्ड में, प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी। और वो नरेटर भी है, प्रोटैगनिस्ट भी है और इस स्टोरी का क्या है? नरेटर भी है। वो स्टोरी वो कह भी रहा है। वो यंग स्कूल बॉय है। कौन वो? एक यंग स्कूल बॉय है। किस जिला से? अल्सेस है। वही 2 जिला जो प्रशिया के द्वारा जो है सो एक्वायर किया गया था। कौन कौन जिला एक्वायर किया गया था? फर्स्ट अल्सेस और दूसरा लोरेन। ये 2 जिला जो है सो वो एक्वायर किया गया था। इनिशियली नॉट सीरियस अबाउट स्टडीज स्पेशली ग्रामर, और शुरुआती दिनों में जो है सो वो सीरियस नहीं था, स्टडीज के प्रति जो है सो वो सीरियस नहीं था, खास करके वो ग्रामर वगैरह जो है सो उसका जो फ्रेंच का जो ग्रामर था, फ्रेंच भाषा का, वो उसमें सीरियस नहीं था पढ़ने में। feels guilty and regretful for taking his language and teacher for granted, और वो काफी ज्यादा अपने आप को गिल्टी और रेग्रेटफुल समझता है जब टीचर को और अपने भाषा को फॉर ग्रांटेड लिया। और चलो क्या दिक्कत है, मतलब टीचर को फॉर ग्रांटेड ले लिए, उसके बाद जो है सो अपने लैंग्वेज को भी फॉर ग्रांटेड ले लिए। इस तरीके से मतलब ध्यान नहीं दिए उस तरीके से जो टीचर बोल रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट जो लैंग्वेज है अपना उस पर हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। His emotional transformation reflects the theme of love for one's mother tongue, ठीक है। और उनका जो उसका जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है, जैसे कि पहले वो क्या करता था? फॉर ग्रांटेड लेता था टीचर्स को, और अपना जो लैंग्वेज है, अपना जो उसका फ्रेंच लैंग्वेज था, उसके प्रति थोड़ा सा भी जो है वो केयरफुल नहीं था कि अपना लैंग्वेज है हम सीख ले, ठीक है। वो चीज फाइनली जो है सो उसमें परिवर्तन आता है और उसमें एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो जो है सो
उसको फिर स्टोरी में आप फाइनल देखेंगे कि उसका जो मदर टंग है फ्रेंच, उसके प्रति जो है सो काफी ज्यादा उसको सहानुभूति होता है। नेक्स्ट देखिए आप, एक मिनट, स्लाइड्स, सेकेंड नंबर ये स्लाइड, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले 3 नंबर देखते हैं, ऑल्ड हॉसर को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कौन है? तो एन एल्डरली विलेजर है, ठीक है, एन एल्डरली विलेजर है हु अटेंड्स द लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है, जो कि वो अटेंड करता है क्या, लास्ट फ्रेंच लेसन वो अटेंड करता है। वो गांव का ही, जैसे कि गांव सरकारी स्कूल होता है तो गांव में जो गार्जियन वगैरह होते हैं उन्हीं के बच्चे स्वाभाविक है वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। तो एक एल्डरली विलेजर है वो अटेंड द लास्ट फ्रेंच लेसन, जो कि जब युद्ध वगैरह जो है सो हुआ उसके बाद जो है 2 जिला को एक्वायर कर लिया गया, तो टीचर जो थे वो पढ़ा रहे थे, उनका लास्ट लेसन था, अंतिम पाठ था जो कि वो स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो वहां पर एल्डरली एक विलेजर सा बहुत वृद्ध जो है सो पर्सन थे, उनका नाम क्या था, ओल्ड हॉसियर। शोज डीप रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन एंड फ्रेंच लैंग्वेज। जब वो लास्ट लेसन जो है सो वो अटेंड किए और उनके अंदर भावना भी थी, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट था उनको एजुकेशन के प्रति और फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति। बिकम्स इमोशनल एंड टीयरी आइड while reciting from his primer। तो काफी ज्यादा वो जो है सो इमोशनल हुए थे और आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि अब तो जो है सो उनका जो 2 जिला था वो एक्वायर किया जाने वाला था, किसके द्वारा, रशिया कंट्री के द्वारा, जो कि वो फ्रांस में था। सिंबलाइजेस द ओल्डर जनरेशन रिग्रेट फॉर नॉट वैल्यू एजुकेशन इन यूथ। और वो ये सिंबलाइज करता है कि जो ओल्डर जनरेशन जो पर्सन थे अपने बच्चे के प्रति जो है सो उतना एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते थे। जैसे कि खेती कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो अपने बच्चे को क्या करते थे, वो अपने काम में लगा लेते थे, बल्कि अपने काम में लगा लेते थे ताकि और अर्न हो सके, और बच्चे के एजुकेशन पर ज्यादा वो ध्यान नहीं देते थे। तो इस कंटेक्स्ट में जो है सो बताया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलेज पीपल। विलेज पीपल में कौन कौन लोग थे, मेयर थे, उसके बाद पोस्ट मास्टर थे, उसके बाद अदर्स कुछ लोग थे जो कि उस क्लास को अटेंड किए थे। अटेंड द लास्ट लेसन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज एंड टीचर। और लास्ट जो लैंग्वेज का जो क्लास था उसको जो है सो उन लोगों ने क्या किया था, अटेंड किया था। रिप्रेजेंट द कम्युनिटीज अवेकनिंग एंड साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ आइडेंटिटी। और उन्होंने रिप्रेजेंट किया कम्युनिटीज अवेकनिंग एंड साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ आइडेंटिटी। और चूंकि उनका जो है सो मतलब आइडेंटिटी तो अब लॉस होने वाला था, क्योंकि पहले तो वो फ्रांस के पार्ट थे, अब जो है सो रशिया का पार्ट आने वाला था, अब उसमें दूसरा लैंग्वेज सिखाया जाने वाला था। तो वो क्या हो रहा था, एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी का बात था। रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ रियलाइजेशन एंड यूनिटी इन क्राइसिस। और ये भी इसके जरिए जो है सो इसमें बताने की कोशिश किया गया है, क्योंकि वो क्राइसिस ही तो था, जो कि वो लास्ट लेक्चर था, और उस लास्ट लेक्चर में जो है सो अब वो जो दो जिला था वो किसके द्वारा एक्वायर किया जाने वाला था, तो रशिया के द्वारा एक्वायर किया जाने वाला था। तो उस सिचुएशन में जो है सो पूरे गांव वाले में जो 2 जिला था, तो उस स्कूल में काफी ज्यादा जो है सो वो यूनिटी दिखा गया। अब देखिए, अब हम लोग जो है सो इसका समरी स्टार्ट करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी में देखिए आप, फ्रेंड्स लेट स्टार्ट एंड हिज फियर्स। इसमें है कि फ्रेंच, हमने बताया कि आपको ये इसमें इस स्टोरी में जो है सो मुख्य कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। ये ऐसे समझिए कि आप इस स्टोरी का वो हीरो है, जो कि वो क्या है, एक स्कूल बॉय, एक बच्चा है। फ्रेंच स्टार्टेड लेट फॉर स्कूल एंड फियर बीइंग स्कोल्डेड। जैसे हम लोग स्कूल से जाते हैं तो कभी कभी स्कूल जाते हैं, घर से निकलते कभी कभी लेट हो जाता है, उसी तरीके से फ्रेंच जो है उस दिन वो लेट था, और लेट वो स्कूल जा रहा था, और उसको इस बात का भी डर था कि जब हम जा रहे हैं स्कूल तो टीचर हमको क्या करेंगे, डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे। एम हेमल had announced a lesson on participles which French did not know। और जो ये एम हेमल है, एम हेमल कौन है, एम हेमल टीचर थे, ठीक है, एम हेमल इसके टीचर थे फ्रेंच के, उस स्कूल में जो है वो पढ़ाते थे, टीचर थे वो। और वो जो क्या अनाउंस कर रखे, तो पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का हिंदी होता है क्रिया विशेषण, ये ग्रामर का एक चैप्टर है। तो हैड अनाउंस्ड लेसन ऑफ पार्टिसिपल व्हिच फ्रेंच डिड नॉट नो। उन्होंने जो है सो ये बोल रखा था जो कि उस पार्टिसिपल चैप्टर को पढ़ के आना है, पहले से उन्होंने अनाउंस कर दिया था, लेकिन वो पढ़ा भी नहीं था वो फ्रेंच, और स्कूल वो जा रहा था।
He considered running away to enjoy the warm, bright day outside. ठीक है, वो जब वो स्कूल जा रहा था, he considered running away to enjoy the warm. तो ये सोचा जो कि चलो आज स्कूल नहीं जाते हैं, तो रास्ते में वो अपना एंजॉय करते हुए जा रहा है, मौसम भी जो है सो बहुत अच्छा है, ब्राइट डे आउटसाइड, इस कंटेक्स्ट में वो यूज किया गया है। टेम्पटेशन इंक्लूड चिरपिंग बर्ड्स एंड पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग नियर बाय। उसका जो टेम्पटेशन था, जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो नेचर से रिलेटेड चीजें वो उसने देखा, खास करके उसमें चिरपिंग बर्ड्स क्या वो चहचहा रही है, क्योंकि उस दो जिला को एक्वायर कर लिया था प्रशिया कंट्री ने, तो वहां पर देखा जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो वॉक कर रहे हैं नियर बाय उस एरिया में। However, he resisted and hurried to school. ठीक है, और खुद को जो है सो अपने आप को, अपने इमोशंस को उसने क्या किया, रोका, रेसिस्ट किया, और फाइनली जो है सो वो स्कूल जाने के लिए वो तैयार हुआ। द बुलेटिन बोर्ड एंड इट्स बैड न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बुलेटिन बोर्ड एंड इट्स बैड न्यूज। तो फ्रांस सॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। तो जब वो रास्ते में, जब वो जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उस रास्ते में देखता है क्या कि एक बुलेटिन बोर्ड है। ठीक है, एक बुलेटिन बोर्ड है, और उस बुलेटिन बोर्ड पर जो है सो बैड न्यूज मीन्स क्या, उस बुलेटिन बोर्ड पर हमेशा से, शुरू से ही जो है सो न्यूज कभी अच्छा नहीं रहा है, तो बैड न्यूज वगैरह जो है सो वहां पर हमेशा बार बार उस एरिया के बारे में वो आता रहता था। बैड न्यूज सच एज, किस किस तरह का आता था, लॉस्ट बैटल्स है, मिलिट्री ड्राफ्ट्स है, had always come from there। ठीक है, और वहां से किस किस तरह का न्यूज आता था, जैसे दो देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन देश हार गया और क्या स्थिति है उस कंटेक्स्ट में, और मिलिट्री ड्राफ्ट्स वगैरह जो है कुछ आता था, उसी के लिए जो है सो वहां पर एक बहुत बड़ा बुलेटिन का बोर्ड लगाया हुआ था, वहां पर इस तरह की न्यूजें आती थी। He wondered what the latest news could be, but did not stop to check। ठीक है, वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, what the latest news could be, but did not stop to check। ठीक है, और वो वंडर्ड भी हुआ कि नया न्यूज क्या आ सकता है, नया न्यूज क्या हो सकता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पर जो है सो, जैसे हम लोग आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो मोबाइल के जरिए पढ़े, सोशल मीडिया के जरिए पढ़े, या फिर जो है सो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर टेलीविजन देखते हैं, उसी तरीके से उस समय समझिए आप 1870 से 71 के बीच का है, तो उस समय जो न्यूज का जो माध्यम था, एक बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था किसी एरिया में, वहां पर न्यूज वगैरह आया करता था। ब्लैक स्मिथ वाचर कॉल्ड आउट टेलिंग हिम there was no need to hurry। French thought watcher was teaching him। तो जब वो जा रहा था स्कूल, तो वहां पर एक ब्लैक स्मिथ था, वहीं पर बुलेटिन के पास वो खड़ा था। ठीक है, और उसने उसको बताया कि जो है सो तुम्हें जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, स्कूल काफी ज्यादा क्या है, नजदीक है। और फ्रेंच ऐसा सोच रहा था क्या कि वो मुझे क्या कर रहा है, वो जो ब्लैक स्मिथ वाचर वो क्या कर रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है। इस कंटेक्स्ट में जो है सो यूज किया गया है। नेक्स्ट है एन अनयूजुअली क्वाइट स्कूल। अनयूजुअली बोला गया है, क्यों, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, काफी ज्यादा जो है सो मतलब खुशनुमा सा माहौल होता है, बच्चे शोरगुल हल्ला मचाते रहते हैं, एकदम बिल्कुल इस कंडीशन में होता है। लेकिन जब वो उस दिन वो स्कूल गया, तो क्या है, वो स्कूल एकदम से शांत है, कोई जो है सो मतलब कोई कमोशन नहीं है, कोई शोरगुल जैसा कोई नॉइज नहीं, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, एकदम से शांत से बना हुआ स्कूल। यूजुअली प्राय क्या होता था, स्कूल बिगेन विथ ए लॉट ऑफ नॉइज। स्वाभाविक आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, प्रार्थना से जब स्टार्ट होता है उससे पहले ही बच्चे पहुंचते एकदम खेल कूद कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं वो। ठीक है, तो स्कूल बिगेन विथ ए लॉट ऑफ नॉइज। स्कूल जब वो स्टार्ट हुआ था, काफी ज्यादा जो है शोरगुल से वो स्टार्ट होता था। पहले डेस्क ओपनिंग सा, लेसन रिसाइटेड लाउडली एंड एमहेमस रूलर टैपिंग द टेबल। ठीक है, रूलर छड़ी टाइप का, मारने टाइप का जो इंची जो होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जनरली पहले ऐसा हुआ करता था। ठीक है, क्लास ओपन हुआ करता था, उसके बाद जो टीचर क्या करते थे, खड़े कर देते थे, और किसी भी लेसन को वो बोलते कि बुक में जो कि पढ़ो इस तरीके से। तो और एम हेमल का जो रूलर था, जो कि बार बार जो है टेबल पर इस तरीके से वो क्या किया जाता था, उस पर मारा जाता था। दैट डे, जबकि उस दिन क्या था, एवरीथिंग वाज साइलेंट, एकदम अपोजिट था उस दिन, जिस दिन वो जा रहा था वो स्कूल। दैट डे एवरीथिंग वाज साइलेंट, मेकिंग इट फील लाइक अ संडे मॉर्निंग। ठीक है, ऐसा लग रहा हो कि ये संडे मॉर्निंग, क्योंकि जो स्कूल होता था वो मंडे टू सैटरडे होता था। स्कूल मंडे टू सैटरडे होता था, तो काफी शोरगुल एकदम से रहता था, बच्चे सब जो है सो वो एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, आवाज इधर उधर सब कुछ। लेकिन उस दिन जो वो स्कूल गया, ऐसा उसको लग रहा था कि हम जो है मतलब संडे मॉर्निंग स्कूल आ गए हैं, क्योंकि संडे मॉर्निंग तो स्कूल होता ही नहीं है। तो एकदम काम, एकदम साइलेंट, हर कोई जो है तो सो क्लास में बैठा हुआ था।
फ्रेंच हैड होप टू स्लीप इन अननोटिस्ड बट फाउंड ऑल आइज ऑन हिम, ठीक है। और फ्रेंच सोचा क्या कि जो है सो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा और हम क्या करेंगे, क्लास में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि वो लेट आया था वो क्लास में। एम हेमल इंस्टीड ऑफ स्कोल्डिंग काइंडली आस्क्ड हिम टू टेक हिज सीट, ठीक है। जो एम हेमल जो टीचर थे उसके, वो नहीं डांटे उसको। स्वाभाविक आप जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे तो टीचर तो स्वाभाविक बोलते होंगे लेट का है, हो सकता है बाहर खड़ा कर दे 5 मिनट 10 मिनट, या फिर छड़ी से 1-2 छड़ी आपको मारे, ठीक है। लेकिन उस दिन जो है सो उसको कुछ नहीं बोले, जबकि वो काफी स्ट्रिक्ट थे एम हेमल। हमेशा जो है सो वो रूलर रखा करते थे, रूलर से जो है सो बच्चों को कभी कभी जो है सो वो मारते थे। एम हेमल इंस्टीड ऑफ स्कोल्डिंग, मतलब स्कोल्ड नहीं किए उसको, काइंडली आस्क्ड हिम टू टेक हिज सीट, उसको बोले क्या, मतलब सीट पर क्या करो, बैठ जाओ। नेक्स्ट है एम हेमल्स स्पेशल अटायर एंड द प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स। अब उस स्कूल में जनरली जो टीचर जो एम हेमल थे वो नॉर्मल ड्रेस में आते थे, तो उस दिन जो था, उस दिन एम हेमल एक खास ड्रेस पहने हुए थे। और उस क्लासरूम में कभी भी विलेजर्स नहीं होते थे, गांव वाले नहीं होते थे, लेकिन उस क्लासरूम में लास्ट वाले बेंच पर गांव वाले भी बैठे हुए थे। तो फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच जब क्लास में इंटर करता है वो नोटिस करता है दैट एम हेमल और हिज बेस्ट क्लॉथ्स, एम हेमल जो है सो सबसे बेहतरीन, जो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा क्लॉथ हो सकता है कपड़ा, वो पहन रखे थे। वो क्या, ग्रीन कोट, एक ग्रीन कोट था, फ्रिल शर्ट था, एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, ठीक है। और एक एम्ब्रॉयडर्ड मतलब बुना हुआ जो है सो एक सिल्क का क्या था, वो कैप था, टोपी था। यूजुअली ही और सच क्लॉथ्स ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज। और इस तरीके का ड्रेस जो है सो वो हमेशा नहीं पहना करते थे, इस तरह का ड्रेस वो कभी कभार इस तरीके का ड्रेस वो पहनते थे, खास करके जब उनको इंस्पेक्ट करना होता था, या फिर कोई प्राइज डे, जैसे कि होता है ना स्कूल वगैरह में, यदि कोई कंपटीशन हुआ तो उसमें प्राइज दिया जाता है, या फिर कोई सेलिब्रेटी, जैसे कि हम लोग 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त मनाते हैं, उस तरीके से उसी तरीके से एक कोई खास डे होता था, प्राइज डे होता था, कोई इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उसी दिन उस तरीके का ड्रेस पहनते थे। लेकिन उस दिन जो है सो उन्होंने उस तरीके का ड्रेस पहन रखा था। द स्कूल एटमॉस्फेयर फेल्ट स्ट्रेंज एंड सॉल्वन। जो स्कूल का जो वातावरण था काफी ज्यादा एकदम अलग था, जो डेली बेसिस पर जो है सो जो फ्रेंड जैसा महसूस करता था स्कूल में, एकदम बिल्कुल उससे इतर एकदम अलग था। आप ऐसे ही समझिए, वो बोले क्या कि हम स्कूल जब पहुंचे तो ऐसा लगा कि संडे मॉर्निंग आ गई, क्योंकि संडे को तो छुट्टी होता है, ऐसा उसको फील हुआ। तो काफी स्ट्रेंज, विचित्र सा लगा, और काफी जो माहौल जो था ना एकदम उदासी जैसा था, ग्लूमी जैसा था, सॉलमन जैसा था। विलेज एल्डर्स इंक्लूडिंग ओल्ड हॉसर, द फॉर्मर मेयर एंड द पोस्ट मास्टर सिट ऑन द बैक बेंचेस, ठीक है। और उस क्लासरूम में गांव के जितने सारे बड़े बुजुर्ग थे वो बैठे हुए थे, लाइक ओल्ड हॉसर भी थे उसमें। उसके बाद जो पहले जो फॉर्मर जो मेयर थे, अभी वो नहीं है, फॉर्मर जो मेयर थे वो बैठे हुए थे, पोस्ट मास्टर थे, सारे के सारे जो है सो उस क्लासरूम में सबसे लास्ट वाले बेंच पर वो बैठे हुए थे। दे सीम्ड रिग्रेटफुल एंड हॉसर हेल्ड एन ओल्ड प्राइमर इन हिज लैप, ठीक है। तो जितने सारे जो विलेजर्स थे, ठीक है, वो पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए थे, और काफी उन्हें दुख फील हो रहा था, रिग्रेट फील कर रहे थे, काफी वो पछतावा हो रहा था, ठीक है। और अपने लैप पर, अपने गोद में, जैसे बैठे हुए गोद में जो है सो ओल्ड प्राइमर जो है बुक टाइप का है वो रखे हुए थे। द शॉकिंग अनाउंसमेंट, अब क्या होता है, अब जो है जो टीचर होते हैं कुछ अनाउंस करते हैं, ठीक है। अब टीचर कुछ अनाउंस करते हैं, वो एकदम शॉकिंग अनाउंसमेंट होता है। क्या शॉकिंग अनाउंसमेंट है, तो एम हेमल अनाउंस दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। एकदम से डायरेक्ट जब वो एम हेमल खड़े हुए और जब उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया, जिसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कि जय हिंद बच्चों, आप सबका फिलो में स्वागत है। तो वो ऐसे समझिए जो कि उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कि अब जो है सो मतलब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मेरा लास्ट लेसन है, अंतिम पार्ट है, इसके बाद क्या करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको नहीं पढ़ाएंगे फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। An order from Berlin mandated that only German be taught in Alsace and Lorraine। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ, तो ये भी आप बता रहे हैं, वो एम हेमल जो टीचर थे वो बता रहे हैं कि एक ऑर्डर पास हुआ है, ऑफिशियल ऑर्डर बर्लिन से वो आया है, जिसमें ये बताया गया है कि अब जो है ये जो 2 जिला है अल्सेस और लॉरेन,
उस 2 जिला में जितने सारे स्कूल हैं, उस स्कूल में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, अब स्कूल में जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो क्या किया, वो रसिया तो उस 2 जिला को एक्वायर कर लिया है उस पर, ठीक है। इस वजह से वहां पर अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। अ न्यू टीचर वुड अराइव द नेक्स्ट डे। अब क्या होता है, ये भी बताते हैं कि आज मेरा लास्ट लेक्चर है, मेरा लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ आपको पढ़ा रहे हैं, कल से आपके जो है सो नए टीचर आएंगे, कल से वो जर्मन टीचर आएंगे। फ्रेंच फेल्ट एज इफ ही हैड बीन स्टक बाय थंडर। जब ये फ्रेंच जो स्कूल बॉय था, जो मेन कैरेक्टर है इसमें, जब ये बात सुना तो एकदम हैड बीन स्टक बाय थंडर, ठीक है, एकदम आश्चर्यचकित हो गया एकदम ये सुन के। ही रिग्रेटेड हिज पास्ट नेग्लिजेंस टुवर्ड्स स्टडीज। अब उसको पछतावा होने लगा। क्या पछतावा होने लगा? कि फ्रेंच जो लैंग्वेज था, हमारी मातृभाषा था, हमारा मदर टंग था, लेकिन उस पर तो हम कभी ध्यान ही नहीं दिए, कभी उस पर जो है सो अच्छे से हम उसको सब्जेक्ट को अध्ययन भी नहीं किए। अब तो जबरदस्ती जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, जबकि हैं हम फ्रांस के, तो फ्रेंच जो मदर टंग है उसको सीखना बहुत जरूरी है। अब उसे जो है सो क्या होने लगा है, गिल्ट होने फील होने लगा है। His books once a burden now felt like precious friends। और एक समय था जब वही किताब उसको पहले बर्डन लगता था, काफी भार जैसा लगता था, कौन पढ़ेगा, हटाओ इसको, नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब वो उसको काफी मूल्यवान दोस्त जैसा लगता है उसको, ऐसा उसको फील होने लगा। He realized M. Hammon's special attire was in honor of his last lesson। और उसने रियलाइज किया कि जो एम हेमन का जो स्पेशल अटायर था, जो ड्रेस था, उस दिन जो उन्होंने जो ड्रेस पहन के आया था, वो केवल और केवल जो है सो, चूंकि उनका वो लास्ट लेसन था, अंतिम पार्ट था, लास्ट लेक्चर था, उसके बाद वो स्कूल में वो नहीं पढ़ाने वाले थे, इस वजह से वो उस स्पेशल अटायर में वो आए थे। द विलेजर्स वर देयर टू पे ट्रिब्यूट टू एम हेमल एंड देयर लॉस्ट फ्रेंच हेरिटेज, ठीक है। और जो जितने सारे विलेजर्स थे उस क्लासरूम में इसलिए थे क्योंकि वो पे ट्रिब्यूट, ठीक है, किसको? एम हेमल को, क्योंकि एम हेमल वहां पर क्या थे, टीचर थे, फ्रेंच के टीचर थे वो, उनका लास्ट लेसन था, तो पे ट्रिब्यूट करने के लिए आए वो, इस तरीके से अलविदा कहने के लिए आए, क्योंकि चलो ये लास्ट लेक्चर है, ताकि जो उनका जो फ्रेंच हेरिटेज है, विरासत होता है, किसी भी लैंग्वेज का अपना क्या होता है, विरासत होता है, तो उसी के कंटेक्स्ट में जो है सो फ्रेंच लैंग्वेज का उनका छूटता जा रहा है, कल से क्योंकि जर्मन पढ़ाया जाएगा, इस वजह से ट्रिब्यूट पे करने के लिए वो आए थे। नेक्स्ट क्या है, रेग्रेट्स एंड रिप्रोचेस। स्वाभाविक है, आप जो है सो अपनी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिए, अब दूसरा कंट्री जो है सो 2 जिला को एक्वायर कर लिया है, अब आपका लैंग्वेज आपके स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाएगा, जो कि आपका मदर टंग है। अब आपको पछतावा होता है कि क्यों ना पढ़े वो अपना लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ना चाहिए था। फ्रेंच वॉज कॉल्ड टू रिसाइट द पार्टिसिपेंट्स बट फेल्ड मिजरेबली। अब क्या किया कि फ्रेंच को खड़ा किया गया, ठीक है, बोला गया कि चलो पार्टिसिपल के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे, चलो पार्टिसिपल बताओ, क्रिया विशेषण बताओ, बट उसको कुछ नहीं मालूम था, फेल्ड मिजरेबली, बुरी तरीके से उसको कुछ नहीं मालूम था, ठीक है। एम हेमर डिड नॉट स्कोल्ड हिम बट इंस्टेड पॉइंटेड आउट हाउ प्रोक्रेस्टिनेशन हैड लेड टू देयर डाउनफॉल, ठीक है। अब एम हेमर उसको डांटते नहीं है, क्योंकि लास्ट लेसन उसको डांट नहीं रही है टीचर को, ठीक है, वो नहीं डांटते हैं, वो बताते हैं और इस चीज को नोटिस कराते हैं कि कैसे जो टाल मटोल जो करते हो किसी काम को लेकर, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, किसी भी काम को टाल मटोल करना है, आज नहीं करेंगे, कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं, ये टाल मटोल करना होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। उसको समझा रहे थे कि देखो, जब तुम टाल मटोल करते हो किसी भी काम को, उसका क्या परिणाम होता है, क्योंकि उसको पार्टिसिपल चैप्टर के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम है। He blamed the parents for prioritizing work over education, ठीक है। और वो क्या करता है, वो ब्लेम करता है, किसको ब्लेम करता है, अपने माता पिता को ब्लेम करता है, किस लिए, कि प्रायोरिटाइजिंग वर्क ओवर एजुकेशन की, उसके माता पिता जो है सो उसके लिए जो प्रायोरिटाइज उन्होंने किया था, काम को प्रायोरिटाइज किया था, नॉट एजुकेशन। He admitted his own faults, recalling times when he sent students to water flowers or gave holidays to go fishing। तो अब जो टीचर जो एम हेमल थे वो भी रिग्रेट कर रहे हैं, उन्हें भी जो है सो पछतावा हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब तो फ्रेंच वो पढ़ा नहीं पाएंगे, अब तो दूसरा कंट्री वो एक्वायर कर लिया, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, उन्हें भी जो है सो अपना गिल्ट फील होता है। टीचर को क्यों फील होता है, क्योंकि वो क्या करते थे, बच्चे को बोलते थे क्या, जाओ मतलब फ्लावर मुझे क्या कर दो, पानी दे दो थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ाने के अलावा। उसके बाद जब मन तब उसको छुट्टी दे देते थे, क्योंकि टीचर जो थे एम हेमल उनको कभी कभी
जो है शौक था उनको फिशिंग करना, तो वो फिशिंग करने के लिए वो चल जाते थे। देखते होंगे ना, कोई मछली पकड़ता है छोटा सा पोखर टाइप का, उस जगह जाकर तो उनको फिशिंग करने का, मछली पकड़ने का शौक था, तो वो फिशिंग करने के लिए शौक से वो चल जाते थे। बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे, बोलते जाओ फूलों में पानी दो, इस तरीके से। तो अब टीचर को भी क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, अब इसमें बताया गया कि फ्रेंच लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है। एम हेमल स्पोक पैशनेटली अबाउट द ब्यूटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। अब जो लास्ट लेसन था, उनका अंतिम पार्ट था, उसमें जो है सो वो बता रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, ये जो फ्रेंच जो भाषा है, इसमें क्या ब्यूटी है। ही कॉल्ड इट द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। उन्होंने बताया ये जो लैंग्वेज है, जो फ्रेंच, जैसे हम लोग का हिंदी भाषा है, या फिर इस देश में और बहुत सारा भाषा है, जैसे तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, मलयालम हुआ, कन्नड़ हुआ, असमीज हुआ, डोगरी हुआ, ये बहुत सारा भाषा है हमारे देश में, ऑलमोस्ट लगभग 150 लैंग्वेज है, ठीक है। वो बोले क्या, ये जो भाषा है काफी एकदम क्लियरेस्ट है और काफी लॉजिकल भी है। He urged the class to guard their language as losing it would mean losing their identity। और जितने सारे उस क्लासरूम में थे बच्चे और विलेजर्स, उन्होंने हर किसी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बताया कि अपनी लैंग्वेज को गार्ड करो, दैट मीन्स क्या, प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा मदर टंग है और यही क्या है, तुम्हारा आइडेंटिटी है। इसको यदि लॉस कर जाओगे, ठीक है, तब तुम्हारा आइडेंटिटी ही क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कैसे आप देखते हैं कि साउथ में जब 3 लैंग्वेज के बारे में बात किया जाता है, तो जो तमिलनाडु के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। वो तो उनको ऐसा लगता है क्या, हिंदी यदि मेरे ऊपर थोपा जाएगा तो जो पूरा तमिलनाडु है वहां पर जो है सो हिंदी ज्यादा बोला जाने लगेगा, इस वजह से मेरा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, खो जाएगा। वो तमिल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसी तरह हर स्टेट में आप देखेंगे, केरला में भी आप देखेंगे, उसके बाद कर्नाटका में भी आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखेंगे। तो जितना ये आप अलग अलग लैंग्वेज वाला जो स्टेट है उसमें आप देखेंगे, गुजरात में भी आप देखेंगे, महाराष्ट्र मराठी बोला जाता है वहां भी देखेंगे। तो ये क्या होता है, इससे आपका आइडेंटिटी जुड़ा हुआ होता है, आइडेंटिटी आपका जुड़ा हुआ रहता है। यदि आप उस लैंग्वेज को नहीं सीखते हैं तो आप अपने आइडेंटिटी को ही खो देते हैं। तो टीचर रिक्वेस्ट कर रहे हैं विलेजर्स से और बच्चों से कि क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना अपनी भाषा को, ठीक है। आइडेंटिटी आपका इसी से बना हुआ है। He emphasized that language was a key to freedom, ठीक है। और उन्होंने emphasize किया कि लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज ये की है, मतलब क्या, फ्रीडम का, फ्रीडम का। जो कि आप यदि लैंग्वेज सीख पा रहे हैं, आप अपनी भाषा सीख पा रहे हैं, आपके भाषा के ऊपर यदि कोई थोप नहीं रहा है दूसरा भाषा, इसका मतलब क्या है, आप फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। इस तरीके से यही चीज जो है साउथ में अभी तमिलनाडु में हो रहा है, जो कि हिंदी भाषा उनको लगता है कि मेरे ऊपर थोपा जा रहा है तमिल के ऊपर, इस वजह से उनको फ्रीडम जैसा महसूस नहीं होता है, तो वो अपोज करते हैं उस चीज को। नेक्स्ट है द फाइनल लेसन। फाइनल लेसन में क्या मिला, ये एम हेमल बिगेन द ग्रामर लेसन, ठीक है। फाइनली वो उन्होंने ग्रामर का पाठ पढ़ाया। एंड फ्रेंच फाउंड इट सरप्राइजिंगली इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब तो वो जो है सो उस लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को वो समझने लगा है। अब जब वो पढ़ा था तो आसानी से उस चीज को समझ गया। It felt as if M. Hammer was trying to pour all his knowledge into them in one final effort, ठीक है। क्योंकि एम हेमर का लास्ट लेक्चर था, तो एम हेमर भी पूरी ताकत से जो है सो वो ऐसा कोशिश करते थे, जो कि क्या नहीं हो कि हम आज ही सब कुछ पढ़ा दे। उनको भी ऐसा लगता था, क्योंकि कल से तो जर्मन भाषा पढ़ाया जाने वाला था, दूसरा देश उस जिला को एक्वायर कर लिया, तो उनको ऐसा लगता था कि आज ही एकदम से जो है सो पूरा लैंग्वेज जो है सो हम पढ़ा दे, फ्रेंच लैंग्वेज। द राइटिंग लेसन फॉलोड, उसके बाद जो है राइटिंग का लेसन जो है सो वो दिया गया, एंड विथ कॉपीज बियरिंग द वर्ड्स फ्रांस एलएस, ठीक है। तो एक राइटिंग जो है सो लिखने के लिए दिया गया, ठीक है, जिसमें वो वर्ड लिखा हुआ था फ्रांस एलएस, क्योंकि वो एलएस जिला का था वो स्कूल, तो फ्रांस एलएस। Everyone worked in silence, deeply focused, और हर कोई जो है सो एकदम साइलेंस होकर उस लेक्चर को सुना, उस लेक्चर को पढ़ा। इवन द यंगेस्ट चिल्ड्रन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देयर राइटिंग, ठीक है। और इवन जो यंगेस्ट जो चिल्ड्रन था उस क्लास का, वो भी अपने राइटिंग पर क्या कर रहा था, वो ध्यान दे रहा था। फ्रेंच वंडर्ड इफ इवन द पिजन्स वुड बी फोर्स्ड टू कू इन जर्मन, ठीक है। और फ्रेंच जो है काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और ये सोचता है कि चलो हम तो हैं, हमें जबरदस्ती जर्मन लैंग्वेज कल से तो सिखाया जाएगा, लेकिन ये जो कबूतर है क्या इसको वो सिखा सकता है फ्रेंच लैंग्वेज जबरदस्ती, वो उसको तो वो सिखा नहीं सकता वो।
ये चीज। नेक्स्ट है एम हेमल्स नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन। अब वो एम हेमल जो है वो पुराने दिनों को भी याद करते हैं। नॉस्टैल्जिक मींस क्या होता है? पुराने दिनों को याद करना, खट्टी मीठी यादें याद करना, वो चीज। एम हेमल लुक्ड अराउंड द क्लासरूम एज इफ ट्राइंग टू इम्प्रिंट इट्स मेमोरी इन हिज माइंड। क्योंकि उनका लेक्चर खत्म होने वाला था, तो वो क्लासरूम में जो है वो आसपास देख रहे हैं पूरा क्लासरूम, क्योंकि कल के बाद से तो उस क्लासरूम में वो आएंगे नहीं पढ़ाने के लिए, तो आसपास वो उस क्लासरूम को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। He had spent 40 years, लगभग 40 साल उस क्लासरूम में उन्होंने गुजारा है, वाचिंग स्टूडेंट्स ग्रो एंड चेंज, ठीक है। और उसमें बच्चों को देखा है धीरे धीरे ग्रो होते हुए और उसमें बदलाव आते हुए। Everything in the school had aged with time. The desks worn smooth, trees taller, vines reaching the roof, ठीक है। और उस स्कूल में और उसके आसपास की जो चीजें थी, हर किसी में वो ग्रोथ आया है। हर कोई चीज जो है धीरे धीरे वो बदला है ओवर द ईयर्स, क्योंकि उन्होंने 40 सालों में बिताया है। लाइक डेस्क है, डेस्क क्या है, काफी ज्यादा स्मूथ हो गया है, पुराना भी हो गया है। जो वहाँ के आसपास में जो पेड़ थे वो काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। जो वाइन्स था जो कि छत से लगा हुआ था, वो ऊपर की ओर क्या हो रहा है, वो फैल चुका है। His sister was upstairs packing their belongings as they had to leave the country the next day, ठीक है। और उनकी जो सिस्टर थी अपस्टेयर्स पैकिंग देयर बिलोंगिंग्स, जो उनका जो कुछ सामान था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको वो क्या कर रहे थे, वो पैक कर रहे थे। एज दे हैड टू लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, क्योंकि कल होके उनको क्या करना था, वो देश छोड़ना था, ठीक है। नेक्स्ट है द इमोशनल एंड ऑफ द रिलेशन। अब जो है सो ये अंतिम दौर में है ये रिलेशन, इमोशनल एंड हम लोग इसका देखते हैं। द हिस्ट्री लेसन फॉलोड, देन द यंगेस्ट स्टूडेंट्स डिसाइडेड देयर अल्फाबेट, ठीक है। अब जो है सो हिस्ट्री लेसन पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। पहले ग्रामर पढ़ाया गया, फिर राइटिंग दिया गया, उसके बाद अब हिस्ट्री इतिहास जो है सो वो पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद जो है वो उस पाठ को कुछ बच्चे थे उसको क्या करने लगे, बोल बोल कर पढ़ने लगे। ओल्ड हॉसर स्पेल्ड अलोंग विद देम, हिज वॉइस ट्रेमलिंग विद इमोशंस, ठीक है। और उस बच्चों के साथ जो उस स्कूल में जो गांव वाले थे, उस गांव वाले में जो ओल्ड हॉसर थे, वो भी बच्चों के साथ जो है सो वो पढ़ने लगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना स्कूल में, बचपन में पढ़ते हैं वो कोई पाठ, जैसे प्रार्थना वगैरह भी करते हैं, एक आदमी बोलता है सब बोलता है, उसी तरीके से सारे लोग क्लासरूम में बोलने लगे। काफी इमोशन से जो है सो वो उनका दिल भर आया था। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब चर्च जो था पास में, उसमें घड़ी जो था उसमें घंटी बजता है कि 12 बज चुका है, मेकिंग द एंड ऑफ द लेसन। अब जो है सो वो चूंकि 12 बज चुका है, तो अब जो है समाप्त किया जाएगा वो लेसन को जो वो पढ़ा रहे हैं। एम हेमल स्टूड अप पेल बट डिग्निफाइड। अब एम हेमल जो है सो वो खड़े होते हैं और उनका चेहरा काफी उदास दिखता है, चेहरे पे पीला पड़ जाना होता है उस कंडीशन में, लेकिन काफी डिग्निफाइड फील करते हैं, काफी रिस्पेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि गांव वाले आए, बच्चे सारे हैं, उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिया। He tried to speak but was too overwhelmed with emotions, ठीक है। तो वो बोलना चाह रहे थे, नहीं होता है कभी कभी आप इमोशंस में एकदम से बिल्कुल पड़ जाते हैं, एकदम भावनात्मक रूप से, ठीक है। आप बोलना चाहते हैं पर कुछ भी शब्द भी बोल नहीं पाते हैं, वो चीज था। Instead he turned to the blackboard and wrote विवे ला फ्रांस, ठीक है। वो बोल नहीं पाए, वो क्या किए, टर्न किए और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं विवे ला फ्रांस, ठीक है। मतलब फ्रांस क्या रहे, अमर रहे, फ्रांस अमर रहे, ये चीज। विदाउट अनदर वर्ड ही सिग्नल्ड दैट स्कूल वाज डिसमिस्ड, ठीक है। और उस इमोशन में वो कोई शब्द नहीं बोले, हाँ, बोर्ड पर उन्होंने लिख दिया विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे, ठीक है। उसके बाद भी जो है उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। एकदम इमोशंस ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों से जो है वो क्या होगा, वो आंसू आ जाएगा, ठीक है। तो वो कोई शब्द नहीं बोल रहे थे। इवन वो लास्ट में ये भी नहीं बोले कि क्लास डिसमिस हो गया, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोले कि चलो क्लास जो है वो समाप्त हुआ। इवन वो उसको बोल भी नहीं पाए, क्लास क्या हुआ, समाप्त हुआ, क्योंकि कल से तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना था, उस जगह को उनको छोड़ना था, क्योंकि वो जो 2 जिला में जितना सारा स्कूल था, अल्सेस और लोरेन, उसको एक्वायर कर लिया था। कौन, प्रशिया कंट्री ने क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। तो चलिए, ये था कंप्लीट स्टोरी था। अब हम लोग इसका थीम समझते हैं। थीम क्या है, तो पेट्रोटिज्म एंड लव फॉर वंस लैंग्वेज। स्वाभाविक है, इसमें देशभक्ति दिखाया गया है और अपना जो लैंग्वेज होता है
जहां पर यहाँ फ्रेंच दिखाया गया, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति कितना लगाव था। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। आप अपनी लैंग्वेज को जो ही खोते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आजादी को खोते हैं, आप अपने आइडेंटिटी को खोते हैं, ये भी थीम हो सकता है। रिग्रेट एंड रियलाइजेशन, क्या रियलाइजेशन हुआ, ये रियलाइजेशन हुआ कि काश हम अपना भाषा पढ़ लिए होते, ठीक है, तो पछतावा नहीं होता, तो वो रिग्रेट एंड रियलाइजेशन हुआ। द रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या महत्व है, इसका ये भी थीम हो सकता है। नेक्स्ट है इंपेरियलिज्म एंड ऑपरेशंस, ठीक है, इंपेरियलिज्म मींस होता है साम्राज्यवाद होता है, कि कोई भी जैसे कि ब्रिटेन करता था, ठीक है, इंपेरियलिज्म का उसका पॉलिसी था, बोला जाता था इसे कि वो दुनिया में वो जो है सो अलग अलग देश में जा जाकर वो क्या करता था, वो राज करता था, ऑक्यूपाई करता था, वहां पर साम्राज्यवाद को स्थापित करता था। ऑपरेशन में क्या होता है, दमन, तो ये भी इसके जरिए दिखाया गया है ये चीज। इसके जरिए, इस स्टोरी के जरिए हमें मैसेज क्या मिला, तो वैल्यू योर एजुकेशन, जो एजुकेशन है, जो आपको शिक्षा मिला है, उसको आप वैल्यू करना सीखे, ठीक है। लैंग्वेज एज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम, और जो लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज था, ये एक सिंबल है फ्रीडम का, वो किसी भी भाषा के लिए हो, जैसे हमने तमिलनाडु का एग्जांपल दिया था हमने आपको। रियलाइजेशन कम्स टू लेट, और अक्सर होता है कि आपको पछतावा होता है, तभी आप जो है सो पछतावा करने के बाद आपको रियलाइजेशन होता है, और वो बहुत देर से आता है, जब सामने से चीजें निकल चुकी होती है। रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, ये भी बताया गया, क्योंकि वो उनका जो लास्ट लेक्चर था वो काफी ज्यादा टूटे हुए थे, काफी ज्यादा इमोशनल थे कि कल से तो जर्मन पढ़ाया जाएगा, लेकिन काफी डिग्निफाइड भी फील कर रहे थे। क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल जो विलेजर्स थे उनको रियलाइजेशन हुआ कि अपने बच्चों को एजुकेशन देना कितना इंपॉर्टेंट है, ना कि जो है सो बच्चों को वर्क में धकेलने काम करवा रहे हैं उसको अर्ली एज से। बच्चों को भी रियलाइज हुआ कि अपना भाषा हम सीख नहीं पाए, तो टीचर के प्रति भी रिस्पेक्ट का भाव बहुत ज्यादा आया। इसका टोन क्या है, देखिए दो चीज होता है, एक टोन होता है, दूसरा होता है मूड। जो टोन होता है वो ऑथर से डिनोट होता है, कि ऑथर जो है सो जो कुछ यूज किए हैं, ठीक है, जिस तरह का वर्ड यूज किए हैं वो स्टोरी में, किस तरीके का वर्ड है, तो वो टोन पता चलता है ऑथर के जरिए। मूड कहलाता है कि मूड, जैसे कि एज ए रीडर यदि आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, या फिर कोई इस स्टोरी को पढ़ता है, तो पढ़ने के बाद उसका कैसा मूड हुआ, तो वो मूड कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग टोन देखते हैं, टोन स्वाभाविक है, सीरियस है, रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि सीरियस स्वाभाविक है, अब दो जिला को तो एक्वायर कर लिया है वो चीज, ठीक है, ये चीज। नॉस्टैल्जिक है, स्वाभाविक है, नॉस्टैल्जिक। फ्रेंच लुक्स बैक करता है एट हिज लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, रियलाइजेस देयर इंपॉर्टेंस टू लेट, स्वाभाविक है। अब तो फ्रेंच वो जो है सो वो सीखना था उस लैंग्वेज को, फ्रेंच को, लेकिन वो सीखा नहीं है, अब तो जर्मन सिखाया जाने वाला है उस स्कूल में, अब उसको रियलाइज हो रहा है, वो नॉस्टैल्जिक भी है। रिग्रेटफुल है, पछतावा हो रहा है, पूरा स्टोरी में हम लोग देखें। और पेट्रोटिक है, मतलब क्या, ये देशभक्ति से ओतप्रोत है ये स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट मूड क्या होगा, जैसे एज ए रीडर यदि कोई पढ़ता है, मेलानकली, काफी उदास भी हो सकता है, ठीक है, ग्लूमी एंड होपलेस, ठीक है, उदास होगा, होपलेस, होपफुल नहीं होगा। इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, स्वाभाविक है। और नेक्स्ट इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल भी है, क्यों, क्योंकि जो हेमंत का वर्ड्स है, रिस्पेक्ट फॉर लैंग्वेज एंड लर्निंग, वो बताता है कि अपने लैंग्वेज के प्रति जो है सो काफी सजग रहें, आप अपने लैंग्वेज को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करें, आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे, चलो क्या दिक्कत है, वो चीज, वो वाला भाव जो है सो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट था, ठीक है, कंप्लीट लेसन था। स्टोरी देखे हम लोग, थीम देखे हम लोग, फिर मैसेज देखे, फिर टोन और मूड भी देखे, और इसी से कनेक्टेड नेल्सन मंडेला का काफी फेमस कोट है कि आवर मदर टंग इज ए ट्रेजर दैट शुड नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। जो हमारा जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, जो हम लोग बचपन से बोलते आए हैं, ठीक है, ये हम लोग का ट्रेजर है, ठीक है, बहुत बेशकीमती चीज है, ठीक है। इसको हमको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसे हमें प्यार से, अच्छे से सीखना चाहिए, और उस पर गर्व महसूस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कोट आप रियलाइज भी किए होंगे नेल्सन मंडेला के द्वारा, जो कि इसी स्टोरी से कनेक्टेड है, इसलिए हमने इस ये कोट जो है यहाँ पर लाया, उसी से कनेक्टेड कोट, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में जो है सो मिलेंगे, लेक्चर 2 में। और आई होप कि आपको जो है सो ये पूरा स्टोरी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप जो है सो यदि ये स्टोरी समझ में आया, सब अच्छा लगा आपको, तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, आप कमेंट करना भी ना भूलें, उसके बाद आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।